हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स वर्ल्ड। एंड आज हम कुछ मेन टॉपिक्स देखेंगे जो हमारे पेपर्स में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में एंड अदर्स क्वेश्चंस में। तो आज उसका हम ठीक रिकैप करेंगे एंड इस लेक्चर्स के लास्ट में हम इकोनोमेट्रिक्स में जितने फॉर्मूलाज हैं उन सबको कवर करेंगे, उन सबको 2 पिक्चर्स में कवर करेंगे जिससे आपको लर्न करने में ईजी हो। सो इस वीडियो को, इस लेक्चर्स को आप लास्ट तक फॉलो करें जिससे आपको क्विक रिकैप भी हो जाए एंड इकोनोमेट्रिक्स के सारे फॉर्मूले ओनली 2 पिक्चर्स में मिले जिससे आप इसको लर्न करने में इजी हो। सो एंड नेक्स्ट लेक्चर्स आज इवनिंग तक एक प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम आपको एग्जांपल्स बताएंगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, आर स्क्वायर, का स्क्वायर, इन सब के एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के एग्जांपल से। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के 7 एजम्पशन होते हैं। इसमें फर्स्ट एजम्पशन ये है कि जो पैरामीटर होता है वो लीनियर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सीएलआरएम। तो पहले इक्वेशन देखते हैं कि इक्वेशन हमारा क्या है, वाई आई इक्वल टू बी वन प्लस बी टू एक्स आई प्लस यू आई। ओके, अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा पैरामीटर कौन सा है और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कौन सा है। बी वन बी टू ये पैरामीटर होगा एंड एक्स आई जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होगा। और वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यह एक्स पे डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और यू क्या है, एरर टर्म है। अच्छा, हमारा फर्स्ट एजम्पशन क्या कह रहा है कि पैरामीटर लीनियर होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को देखोगे तो ये पैरामीटर इसका पावर 1 है, b2 का पावर 1 है, तो ये हमारा इक्वेशन लीनियर होगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे y इक्वल टू बी वन प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू या यू। इसे यू या म्यू कुछ भी लिख सकते हैं। कई बुक में म्यू लिखता है, कई बुक में यू लिखता है, बट हमारे जो रीडिंग्स है उसमें यू लिखा है। ये एरर टर्म को यू से डिनोट करते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू अवर रीडिंग। ओके, तो हाँ, इसको देखते हैं ये इक्वेशन, इस इक्वेशन के पैरामीटर लीनियर है या नहीं है। तो बी वन लीनियर है क्योंकि इसका पावर 1 है, बी टू इसका पावर 1 है तो ये लीनियर है। एक्स का पावर कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि हम पैरामीटर की बात कर रहे हैं, न कि हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा इक्वेशन सीआरएम को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पैरामीटर लीनियर है। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखते हैं y इक्वल टू बी वन प्लस बी टू स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन सीएलआरएम को फॉलो कर रहा है। देखते हैं b1 इसका b1 का पावर क्या है 1, b2 का पावर क्या है 2, तो ये तो लीनियर नहीं है। तो ये इक्वेशन जो है ये सीएलआरएम को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसके पैरामीटर लीनियर नहीं है। इसके पैरामीटर b2 जो इसका b2 पैरामीटर है वो स्क्वायर है, इट मीन्स इसका पावर 2 है न कि 1। ओके, क्लियर। फर्स्ट लीनियर, अरे फर्स्ट एजम्पशन क्या है कि पैरामीटर जो इक्वेशन को होते हैं वो लीनियर होना चाहिए, तो वो इक्वेशन सीआरएम को फॉलो करता है। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड एजम्पशन क्या है, एक्स एंड यू आर अनकोरिलेटेड। एक्स एंड यू में कोई रिलेशन नहीं होता है, ये हमारा सीआरएम हमको सेकंड एजम्पशन में बताता है। थर्ड एजम्पशन क्या है, एक्सपेक्टेड ऑफ यू अपॉन एक्स आई इक्वल टू 0। इट मीन्स जो यू है वो एक्स का कोई इफेक्ट यू पे नहीं पड़ता है। इट मीन्स दोज अदर फैक्टर्स या फोर्सेस आर नॉट रिलेटेड टू एक्स आई, मतलब कोई भी फैक्टर्स हो गए एक्स आई, इट मीन्स x1 x2 x3, इसका कोई भी इफेक्ट यू पे नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यू उस टर्म को डिनोट करता है जो बाहरी फैक्टर होते हैं, जो आउटर फैक्टर होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल जो देखोगे आप लोग रीडिंग्स में, उसमें क्या गिवन है एग्जांपल, y इक्वल टू बी वन प्लस बी टू एक्स प्लस यू। एक्स क्या है, इनकम, y क्या है, स्कोर। जो हमारे एग्जांपल फर्स्ट में बताया कि y हमारा स्कोर है और x हमारा इनकम डिनोट करता है। अच्छा, तो स्कोर किस पे डिपेंडेंट है, इनकम पे। तो हमारा स्कोर कितना होगा वो इनकम पे डिपेंड करता है। बट यू क्या करता है, यू डिनोट कर रहा है
कि और अदर फैक्टर्स हो सकते हैं बेटर स्कोर के लिए। जैसे किसी के फैमिली में उसके पेरेंट्स टीचर होते हैं और किसी के फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, तो इससे यह एक फैक्टर है जो इफेक्ट डाल सकता है स्कोर पे। तो ये फैक्टर जो फैमिली मैंने अभी बताया, जो किसी की फैमिली एजुकेटेड होती है, किसी की फैमिली अनएजुकेटेड होती है, ये आउटर फैक्टर है। तो ये हमारा यू डिनोट कर रहा है आउटर फैक्टर। तो एक्स का कोई इफेक्ट हमारा एरर टर्म पे नहीं पड़ता। ओके, तो इसीलिए इसको क्या लिख रहे हैं, एक्सपेक्टेड ऑफ यू ऑफ एन एक्स आई इक्वल टू 0, मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं है यू एंड एक्स आई में। ओके, जो हमारा एग्जाम्पल सेकंड है, यही सेकंड थर्ड कुछ सिमिलरिटी है, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंसेस है, इसीलिए एग्जाम्पल दोनों अलग अलग हैं। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल क्या कहता है, वेरिएंस ऑफ यू जो है वो इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस होगा। पॉपुलेशन वेरिएंस है और यह होमोस्कैडिस्टिसिटी है। तो होमोस्कैडिस्टिसिटी मतलब जो हमारा वेरिएंस ऑफ यू है वह पॉपुलेशन वेरिएंस की कांस्टेंट होगा, मतलब रिलेटेड कांस्टेंट होगा। मतलब जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो अगर चेंज होता है, कितना भी चेंज होता है, मतलब वेरिएंस हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस 2 था, अब पॉपुलेशन वेरिएंस 4 हो गया, तो हमारा वेरिएंस ऑफ यू भी 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू होमोस्कैडिस्टिसिटी वेरिएंस ऑफ यू इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस एंड दे आर कांस्टेंट। मतलब वेरिएंस ऑफ यू एंड पॉपुलेशन वेरिएंस में कांस्टेंट रिलेशन है। ओके, क्लियर? हाँ, जैसे हमने लिखा वेरिएंस ऑफ यू कांस्टेंट है, मतलब पॉपुलेशन वेरिएंस जितना चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग वेरिएंस ऑफ यू भी अपना एडजस्ट कर लेगा, जिससे हमारा वेरिएंस ऑफ यू कांस्टेंट कहलाता है। होमोस्कैडिस्टिसिटी का मतलब ही ये होता है कांस्टेंट, क्योंकि वो सेम, होमो मींस सेम। ओके, क्लियर? तो हमारा फोर्थ एग्जांपल क्या है कि वेरिएंस ऑफ यू एंड पॉपुलेशन वेरिएंस कांस्टेंट होते हैं। ओके, कोवेरिएंस यू आई यू जे इक्वल टू 0, मतलब यू आई और यू जे जो उनमें कोई रिलेशन नहीं होता। कोवेरिएंस मतलब वही कि उसके कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यू आई यू जे में अगर कोई रिलेशन नहीं होता तो वो नो ऑटो को रिलेशन को शो करता है। ओके, जैसे हमने यहाँ लिखा भाई, नो ऑटो को रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन यू आई एंड यू जे। क्यों? क्योंकि यू आई एंड यू जे में कोई रिलेशन नहीं है, और को रिलेशन किसको शो करता है, रिलेशन को। ओके, तो कोवेरिएंस यू आई यू जे अगर इक्वल टू 0 होता है तो नो ऑटो को रिलेशन को शो करता है। नो ऑटो को रिलेशन किसमें, यू आई एंड यू जे के बीच में जो रिलेशन होता है उसमें नो ऑटो को रिलेशन को वो शो करता है। ओके, हाँ, सिक्स एग्जांपल क्या कहता है, नो एग्जैक्ट कोलिनियरिटी एग्जिस्ट बिटवीन x2 एंड x3। मतलब जो हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है x2 x3 x4 उसमें कोई कोलिनियरिटी, मतलब उसमें कोई नो एग्जैक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे यहाँ लिखा है हमने, नो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप अमोंग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, क्योंकि हमने यहाँ बताया ना कि हमारा पैरामीटर लीनियर होगा तो ये इक्वेशन स्केलर को फॉलो करेगा। बट अगर हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कुछ भी होता है, वो स्क्वायर होता है या क्यूब होता है, तो उससे हमारा स्केलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वही बोल रहा है, नो एग्जैक्ट एग्जिस्ट होगा, सॉरी एग्जिस्ट, हाँ, नो एग्जिस्ट कोलिनियरिटी, नो एग्जैक्ट कोलिनियरिटी एग्जिस्ट बिटवीन x2 एंड x3। मतलब हमारा जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कुछ भी हो उसमें कोई भी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब उसमें लिनियरिटी हो या ना हो उससे हमारे स्केलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, सेवंथ एग्जांपल क्या कहता है, हाइपोथेसिस के लिए कि जो हमारा एरर टर्म होता है वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, फॉलो करता है विथ पॉपुलेशन मीन 0 एंड पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के साथ। ओके, हमारा सेवंथ एग्जांपल। एक बार हम इसको रिकैप कर लेंगे लास्ट में, तो आपको और एक बार उससे इसका रिवीजन हो जाएगा। ओके, हाँ, गॉस मार्को थ्योरम क्या कहता है कि अंडर स्केलराम एजम्पशन, मतलब स्केलराम एजम्पशन के तहत जो ओएलएस एस्टिमेटर होते हैं वो ब्लू होते हैं। मतलब ब्लू मीन्स बी बेस्ड, एल लीनियर, यू अनबायस्ड
जो हमने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा सेमेस्टर 2 में, अनबायस्ड क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैटिक्स इक्वल टू पॉपुलेशन, इट मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। ओके, तो अगर हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन होता है तो वो अनबायस्ड होता है। ओके, यही ओएलएस बोलना, सॉरी गॉस मॉर्को थ्योरम बोलता है तो कि हमारा ओएलएस क्या होता है? ब्लू होता है। किसके अकॉर्डिंग? सीएल के एजम्पशन के अकॉर्डिंग बोलता है कि ओएलएस क्या होता है? ब्लू होता है। ब्लू मीन्स बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। ओके, अच्छा, अब हम, हाँ, एक और टॉपिक है जिससे एमसीक्यू आ सकते हैं आपके, वो है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या रेफर करता है, मतलब क्या एक्सप्लेन करता है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एक्सप्लेन करता है कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जितना हाई होगा, जिस इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जितना हाई होगा, उस इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन उतना ही बेटर होगा। जैसे अगर आर स्क्वायर 0.75 है और एक आर स्क्वायर 0.80 है, 0.80 है, इट मीन 75%, इट मीन 80%, क्योंकि 0.75% में चेंज करें तो मल्टीप्लाइड होगा 100 से, जिससे 75% हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाइड करें तो 80% हो जाएगा। अच्छा, अब देखो दो इक्वेशन की मैंने, और दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंस क्या है? एक का है 0.75, एक का है 0.80। अच्छा, इसका 75%, इसका 80%, तो कौन सा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू बोथ कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एक्सप्लेनेशन उसका बेटर हुआ है? आर स्क्वायर जो सेकेंड इक्वेशन है उसका एक्सप्लेनेशन बेटर हुआ है, उसका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बेटर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कंपेयर टू फर्स्ट इक्वेशन। ओके, क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हाई है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी हाई होगा। क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर अपॉन टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ओके, हाँ, जैसे हमने लिखा है मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट ऑफ रिग्रेशन लाइन, वही कि कितना एक्सप्लेनेशन बेटर होता है उसी को वो डिफर करता है, उसी के लिए हम आर स्क्वायर का यूज करते हैं कि हमारा इक्वेशन कितना बेटर एक्सप्लेनेशन हो रहा है। ओके, इसके टू प्रॉपर्टीज हैं आर स्क्वायर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका पिछले एग्जाम में भी आया था इसके रिलेटेड क्वेश्चन कि जो आर स्क्वायर का लिमिट क्या होता है? आर स्क्वायर का लिमिट होता है फ्रॉम 0 to 1, जैसे हमने लिखा है फ्रॉम 0 to 1। वही आर का लिमिट क्या होता है? -1 to 1। ओके, बस इसमें क्या डिफरेंस है? एक तो इसका लिमिट 0 to 1 होता है, इसका लिमिट -1 to 1 होता है, बट इसमें इक्वल भी है, इसमें इक्वल नहीं है। ओके, हाँ, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कि नॉन निगेटिव क्वांटिटी होना चाहिए, क्वांटिटी उसका निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर? आर स्क्वायर जब 0 होता है तो कोई रिलेशन नहीं होता है एक्स एंड वाई, मतलब हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्सप्लेन नहीं कर पाता हमारे इक्वेशन वाई के बारे में। ओके, अगर वही आर स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है तो हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बेटर एक्सप्लेन करते हैं इक्वेशन को। क्लियर? अब देखते हैं हम जार्क-बेरा टेस्ट। ओके, अच्छा, जार्क-बेरा टेस्ट अगर हमको चेक करना रहता है तो हम काई डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा है जार्क-बेरा टेस्ट फॉलो करता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हमेशा हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 का ही यूज करते हैं। ओके, तो जार्क-बेरा टेस्ट हमको चेक करना है तो हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस का यूज करते हैं? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, इसका फॉर्मूला पहले क्या होता है देख लेते हैं। जार्क-बेरा टेस्ट का फॉर्मूला होता है n/6 मल्टीप्लाइड एस स्क्वायर प्लस k-3 स्क्वायर अपॉन 4। एस क्या डिनोट करता है? स्क्यूनेस। एन क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। के क्या डिनोट करता है? कोटोसिस। ओके, अच्छा, जब स्क्यूनेस 0 होता है और k-3 0 होता है तो हमारा जो जार्क-बेरा टेस्ट होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। एंड इसके बिना, मतलब इसके ये s इक्वल टू 0 k-3 0 के अलावा हमारा जार्क-बेरा टेस्ट काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। ओके, अच्छा, जब हम काई स्क्वायर की बात करते हैं तो हम
दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, एक क्रिटिकल वैल्यू को, एक कंप्यूटेड वैल्यू को। कंप्यूटेड वैल्यू हमारा जो गिवन रहेगा वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस एंड नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। एंड क्रिटिकल वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सिग्निफिकेंट वैल्यू को सिग्निफिकेंट वैल्यू एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करके टेबल के थ्रू हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, ये आप सेमेस्टर 2 के स्टैटिस्टिक्स में बहुत डिटेल में पढ़े होंगे, तो उसको आप एक बार देख लेंगे ना, उससे इसका एक्सप्लेनेशन और बेटर हो जाएगा। अच्छा, क्रिटिकल का स्क्वायर वैल्यू जब लेस देन होता है कंप्यूटेड का स्क्वायर वैल्यू से, तो उसका जो नल हाइपोथेसिस होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। ओके, अच्छा, इसका ग्राफ ये होता है। जब यहाँ एज्यूम कर लो 1.76 आपका क्रिटिकल वैल्यू है, सॉरी ये क्रिटिकल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सिग्निफिकेंट वैल्यू का यूज करके दो फैक्टर यूज करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सिग्निफिकेंट वैल्यू, उससे हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो हमारा 1.76 एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा क्रिटिकल वैल्यू है एंड 2 एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर वैल्यू है। तो ये जो एरिया होता है ना, ये रिजेक्टेड एरिया होता है, और जो ये एरिया होता है वो एक्सेप्टेड एरिया होता है। तो 2 हमारा रिजेक्टेड एरिया में लाई कर रहा एंड 2 क्रिटिकल वैल्यू से भी ज्यादा है। तो यही हम बता रहे हैं कि क्रिटिकल जो काई स्क्वायर का क्रिटिकल वैल्यू होता है, अगर वो लेस देन होता है कंप्यूटर का स्क्वायर वैल्यू से, तो उसका नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होता है। एंड इनवर्सली क्रिटिकल का स्क्वायर वैल्यू अगर ग्रेटर देन है कंप्यूटर का स्क्वायर वैल्यू, जैसे 1.76 है, ये 1.76 अगर हम 1.5 कर लेते हैं कंप्यूटर का स्क्वायर वैल्यू, तो हमारा ये क्या एक्सेप्टेड एरिया में लाई कर रहा, तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा? नॉट रिजेक्ट होगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, फॉरकास्टिंग के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, जब फॉरकास्टिंग के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बेस्ट फॉरकास्टिंग कहाँ होता है, मतलब बेस्ट प्रेडिक्शन कहाँ होता है? बेस्ट प्रेडिक्शन सैंपल मीन के नियर बाई होता है। जितना आप सैंपल मीन के नियर होगे उतना ही एक्सप्लेनेशन फॉरकास्टिंग बेस्ट होगा। ओके, ये आप एक बार देखना। अच्छा, ओमिटेड वैल्यू को हम अंडरफिटेड वैल्यू भी बोलते हैं। जैसे ओमिटेड वैल्यू को हम मेनली एरर टर्म से डिनोट करते हैं। तो एरर टर्म हमने क्या बताया? वो वेरिएबल जो हम इक्वेशन में शो नहीं कर रहे हैं, वो फैक्टर जो हम इक्वेशन में शो नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने बताया फैमिली एजुकेशन, हमने इक्वेशन में फैमिली एजुकेशन को शो नहीं किया है, तो वो जो फैक्टर है वो हमने इक्वेशन में यूज नहीं किया है, इसीलिए हमसे अंडरफिटेड, मतलब वो फिट नहीं किया, उसे अंडरफिटेड है। ओके, उसे अंडरफिटेड वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे देख लो b2x y इक्वल टू b1 प्लस b2x प्लस b3x2 b4x3। ओके, ये अगर हम इन दोनों फैक्टर को एज्यूम कर लेते हैं कि u है, ओके, u राइट डाउन कर लिए। अब इसको हम क्या बोलेंगे? ये अंडरफिटेड वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो फैक्टर्स हैं x3 x2 उसको शो नहीं कर रहा है ये इक्वेशन, इसीलिए से हम अंडरफिटेड वैल्यू बोलते हैं, अनओमिटेड वेरिएबल्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इससे इसका वेटेज भी है ओमिटेड वेरिएबल का। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं। इससे देख लीजिएगा ओमिटेड वैल्यू आप वेरिएबल कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये इक्वेशन ओमिटेड वेरिएबल है या नहीं है। एंड ओमिटेड वेरिएबल मतलब कि वेरिएबल कौन से वेरिएबल है जो शो नहीं किए गए हैं। तो अगर आपसे ओमिटेड वेरिएबल पूछेगा तो क्या बोलोगे? x2 एंड x3 ये हमारे ओमिटेड वेरिएबल हैं क्योंकि ये इक्वेशन में शो नहीं किए गए हैं, अंडरफिटेड है। ओके, ओवरफिटेड वेरिएबल्स, जैसे इक्वेशन हो गया y1 इक्वल टू b1 प्लस b2x प्लस b3x2 एंड सेकेंड इक्वेशन लेते हैं b1 प्लस b2x प्लस b3x2 प्लस b4x3। अब पूछते हैं कि ये जो इक्वेशन 2 है उसमें अंडरफिटेड वेरिएबल कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से? सिर्फ x3 ओवरफिटेड वेरिएबल्स सिर्फ x3 है। एंड इसमें देखेंगे तो अंडरफिटेड वेरिएबल कौन कौन से है? x2 एंड x3। ओके, क्लियर। अच्छा, ये लीन लॉग मॉडल एंड लॉग लीनियर मॉडल, इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि कोई इक्वेशन दे दिया और पूछेगा कि ये लीन लॉग मॉडल है या लॉग लीनियर मॉडल है या रेसिप्रोकल मॉडल है। ओके, तो आप इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करना समझो कि उसे हम कैसे पहचाने कि कौन सा मॉडल है या नहीं है। लीन लॉग मॉडल में आप देखोगे तो राइट साइड के जो वेरिएबल होते हैं वो लॉग के फॉर्म होते हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ
लिखा भी है y2 इक्वल टू b1 प्लस b2 log x2 प्लस u2, ये b1 log x1 होगा। ओके, अच्छा b2 फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन इनकम अपॉन सॉरी एब्सोल्यूट चेंज इन इनकम अपॉन रिलेटिव चेंज इन एक्स, एक्स को कुछ भी मान लो, स्कोर, रिलेटिव चेंज इन स्कोर। ओके, b2 फाइंड करने का फॉर्मूला है। लॉग लीनियर मॉडल, लॉग लीनियर मॉडल में क्या होता है? लॉग लीनियर मॉडल में हमारे जो दोनों साइड के राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो वेरिएबल होते हैं वो लॉग में डिनोटेड होते हैं, वो लॉग में गिवन होते हैं। ओके, उसे डबल लॉग बोलते हैं या लॉग लीनियर मॉडल भी बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है लॉग वाई इक्वल टू b1 प्लस b2 लॉग एक्स आई प्लस यू आई, इसे हम डबल लॉग भी बोलते हैं या लॉग लीनियर मॉडल भी कहते हैं। ओके, इसको b2 फाइंड करने का यहाँ फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वाई अपन चेंज इन एक्स इंटू एक्स अपन वाई, इसे बोल सकते हैं एब्सोल्यूट चेंज इन वाई, सॉरी रिलेटेड चेंज इन वाई अपॉन रिलेटेड चेंज इन एक्स। ओके, एंड रेसिप्रोकल मॉडल, रेसिप्रोकल मॉडल में क्या होता है कि जो हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो अपॉन इनवर्सली गिवन होता है। जैसे हमने इक्वेशन दिया y इक्वल टू b1 प्लस b2 इंटू 1 अपॉन x प्लस u। अच्छा, एक्स एंड इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो अगर हम x को इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट डालेगा? वो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा y पे या निगेटिव इफेक्ट? अगर x इंक्रीज होता है तो हमारा पैरामीटर डिक्रीज करेगा, जिस जो निगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। जैसे हमने लिखा भी है x इनवर्सली रिलेटेड है y से, x इनवर्सली रिलेटेड है y से। ओके, अच्छा इसमें हम पिछले बार हमको एक क्वेश्चन हमारे पेपर में भी पूछा था कि इंस्टेंटेनियस आप कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करो। ओके, तो कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ एंड इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है? r इक्वल टू एन टी लॉग b2 माइनस 1। ये हमारे पिछले 2024 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको एक बार जरूर याद करके जाना। ओके, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है। एक तो ग्राफ पूछ सकता है कि हाँ ग्राफ कैसा है, और पूछता है कि उसका जो इंटरसेप्टेड वैल्यू है। अच्छा, इक्वेशन जैसे हम लेते हैं y इक्वल टू b1 प्लस b2x प्लस u, इसमें b1 क्या है? इंटरसेप्टेड वैल्यू, इंटरसेप्टेड वैल्यू होता है, एंड b2 क्या होता है? स्लोप वैल्यू होता है। ओके, तो b1 इंटरसेप्टेड वैल्यू एवरेज फिक्स कॉस्ट में निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट में आपका इंटरसेप्ट एंड स्लोप पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, या कोई एक पॉजिटिव होता है कोई एक नेगेटिव होता है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट में इंटरसेप्टेड वैल्यू एंड स्लोप वैल्यू बहुत पॉजिटिव होते हैं। ओके, एंगल एक्सपेंडिचर करो, इसमें क्या होता है? इसमें हमारा जो b1 मतलब इंटरसेप्टेड वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, एंड स्लोप वैल्यू क्या है? निगेटिव है। जैसे आप देख सकते हो। ओके, जैसे जैसे ऊपर जा रहा ये डाउनवर्ड स्लोप डिनोटेड है, जैसे जैसे जा रहा इसका वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है। ओके, फ्लिप्स करो, इंटरसेप्टेड वैल्यू फ्लिप्स करो में क्या होता है? नेगेटिव होता है, एंड स्लोप पॉजिटिव होता है। ओके, अब जैसे आप ये देख रहे हो। ओके, क्लियर। मल्टीपोलिनियरिटी पहले देख लेते हैं। मल्टी मीन्स क्या होता है, कोलिनियरिटी मतलब क्या होता है? मल्टी मीन्स मल्टीपल नंबर होंगे उसके वेरिएबल्स के, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मल्टीपल नंबर में होंगे। कोलिनियरिटी मतलब लीनियर रिलेशनशिप। ओके, इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है मल्टीपोलिनियरिटी? फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है? उसके पैरामीटर जो होते हैं वो सेपरेटली एस्टिमेट नहीं किए जा सकते। ओके, उसमें उसके जो पैरामीटर होते हैं वो सेपरेटली एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें लीनियर रिलेशनशिप होता है, इसलिए उसको हम सेपरेटली एस्टिमेट नहीं कर सकते। ओके, जब हमारा वेरिएंस लार्ज गिवन होता है एंड ओएलएस एस्टिमेटर का स्टैंडर्ड एरर गिवन होता है, तो हमारा जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लो होता है, एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल वाइड होता है, मतलब बिगर होता है। ओके, आर स्क्वायर हाई होता है,
टी डिस्ट्रीब्यूशन लो होता है, जैसे हमने भी देखा। इस वजह से जो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनसिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता। रॉन्ग साइन ऑफ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का रॉन्ग साइन होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इट मींस पैरामीटर, उसे पैरामीटर भी बोलते हैं। ओके हाँ, मल्टीकोलिनियरिटी को डिटेक्ट कैसे करें, मतलब पहचाने कैसे कि इक्वेशन मल्टीकोलिनियर है या नहीं है। उसके लिए उसमें हाई कोरिलेशन होना चाहिए, मतलब उसमें रिलेशन उसके वेरिएबल्स में हाई होना चाहिए। एंड अच्छा, उसके लिए उसके वेरिएबल्स में रिलेशन हाई कब होंगे, जब आर स्क्वायर आपका हाई होगा तो उसके कोरिलेशन हाई होंगे। इट मीन्स अगर आपको गिवन है इक्वेशन में कि आर स्क्वायर आपका हाई है तो वो आपको मल्टीकोलिनियरिटी को शो कर रहा है। ओके, एंड आर स्क्वायर हाई होता है तो क्या होता है, वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इक्वेशन को और हाईली एक्सप्लेन मतलब बेटर एक्सप्लेनेशन कर पा रहे हैं इक्वेशन के बारे में। ओके हाँ, वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर, जब वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर इज ग्रेटर देन 10 होते हैं तो हम किसी इक्वेशन में अगर वेरियंस इन्फ्लेशन फैक्टर अगर आपके 10 से ग्रेटर देन होते हैं तो वो इक्वेशन मल्टीकोलिनियरिटी को शो करता है। इसके फॉर्मूला क्या होता है, वो वेरियंस इन्फ्लेशन फैक्टर का 1/1 माइनस आर स्क्वायर। ओके, थर्ड क्या है, थर्ड किस क्या है कि जब टी स्टैटिक टी डिस्ट्रीब्यूशन लो होता है विथ हाई आर स्क्वायर तो वो भी इक्वेशन हमारा मल्टीकोलिनियर होता है। ओके, ऑटो कोरिलेशन का भी हमको कॉन्सिक्वेंस देखेंगे और डिटेक्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। ऑटो कोरिलेशन में कॉन्सिक्वेंस क्या है, कोएलएस एस्टिमेटर अनबायस्ड होते हैं एंड कांस्टेंट होते हैं। ओके, और टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट इनवैलिड होते हैं। इसमें जो एस्टिमेट्स किए जाते हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं, मतलब ऑप्टिमल नहीं होते हैं, वो एफिशिएंट नहीं होते, वो बेटर एस्टिमेट नहीं किए जा सकते। ओके, आर स्क्वायर एंड डार्विन वाटसन इसमें मिसलीड करते हैं, मतलब उतने अच्छे से लीड नहीं कर पाते ऑटो कोरिलेशन को। ओके, डिटेक्ट कैसे करें ऑटो कोरिलेशन की, ये क्वेश्चन ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है, डार्विन वाटसन टेस्ट के थ्रू। एंड डार्विन वाटसन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस रो कैप। ओके हाँ, रो का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, 1 माइनस रो स्क्वायर है या क्या, अभी मुझे डाउट है। अगर आप एक बार इसके बारे में चेक भी कर लीजिएगा कि आपका स्क्वायर है क्या है। ओके हाँ, डार्विन वाटसन जब 2 से ग्रेटर देन होता है तो ऑटो कोरिलेशन पॉजिटिव होता है, वही जब डार्विन वाटसन लेस देन 2 होता है तो हमारा ऑटो कोरिलेशन नेगेटिव होता है। ओके, और जो रो है उसका लिमिट क्या होता है, रेंज क्या होता है, -1 to 1, जैसे हमने यहाँ शो किया है। ओके, और ये फार्मूला डार्विन वाटसन का एंड रो का फॉर्मूला ये हो गया ऑटो कोरिलेशन का भी कॉन्सिक्वेंस एंड डिटेक्ट। हेटेरोस्केडस्टी भी इसके कॉन्सिक्वेंस कौन कौन सा है, ओएलएस अनबायस्ड होता है। ओके, ओएलएस लीनियर होता है, कंसिस्टेंसी होता है इसमें, मतलब हाँ कंसिस्टेंसी जो होता है वो रिमेन मतलब हमेशा रहता है, ये नहीं कभी कंसिस्टेंसी रहे या ना रहे, इसलिए कंसिस्टेंसी मतलब रिमेन मतलब बने रहते हैं, एकदम एंड तक रहते हैं। ओके, वेरिएंस ऑफ बी कौन सा किसका पैरामीटर है, सैंपल पैरामीटर है। ये ज्यादा टाइम तक मिनिमम नहीं रहते, मतलब नो लॉन्गर मिनिमम। ओके, डिटेक्ट कैसे करें हेटेरोस्कोडिसिटी को, वाइट टेस्ट, गोल्डफील्ड टेस्ट, ब्रश पैगन टेस्ट। ओके, ये आपके कॉन्सिक्वेंसेस एंड डिटेक्शन हो गए, मल्टीकोलिनियरिटी, ऑटो कोलिनियरिटी, हेटेरोस्कोडिसिटी। ओके, अच्छा हाँ, एक और पॉइंट है, केस है डमी वेरिएबल का, और उसमें कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर नंबर ऑफ डमी वेरिएबल या नंबर ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल को ही डमी वेरिएबल बोला जाता है, तो नंबर ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल दे देंगे। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल m है, तो अब उसे पूछा जाएगा कितने नंबर ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो हम उसको m-1 कर देंगे तो हमारा आंसर फाइंड हो जाता है। ओके, अच्छा अब हम जितने हमारे मैट्रिक्स में फॉर्मूलास गिवन है उसको अब हम पिक्चर्स के थ्रू देख लेते हैं, एंड उसको आप राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स पे, एंड जिससे आपको लर्न करने में इजी होगा। सो
देखते हैं आप उसको पिक्चर्स को। ओके